नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। कैलेंडर की हर तारीख खास होती है क्योंकि वो सदियों तक उन घटनाओं की यादों को खुद में संजोए हुए होती है जो आगे चलकर इतिहास बन जाती हैं। और जब कभी इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो ये तारीखें उसी घटना को एक बार फिर जीवंत कर देती हैं। देश के इतिहास में 26 नवंबर एक ऐसी ही तारीख है जब पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों ने देश की आर्थिक राजधानी पर हमला किया था। मुंबई हमले को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटे गए तो ये तारीख एक बार फिर सुर्खियों में आ गई, वो भी चंद सवालों के साथ। क्या मुंबई हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली थी? क्या पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था? क्या 12 साल पहले पाकिस्तान पर हमला होने वाला था लेकिन ऐसा नहीं हुआ? आखिर इसकी क्या वजह रही? इसी को लेकर बड़ा दावा हुआ है। ये दावा किसने किया है और क्या जानकारी सामने आई है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। रोशनी है, रफ्तार है, लगातार है। जो दौड़ता है, भागता है, लेकिन थकता नहीं है, रुकता नहीं है। ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, जहां सपने जवान होते हैं, जहां हसरतें परवान चढ़ती हैं, जहां फलक पर रोशन होने का जहान मिलता है। लेकिन दर्द भी है, पीड़ा है, सदमा है, जो सीने में है, तारीखों में है। 12 साल पहले भी एक ऐसी ही तारीख आई थी, 26 नवंबर 2008। यही तारीख थी जब मुंबई पर पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमला किया। यही तारीख थी जब मुंबई में बम धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली। यही तारीख थी जब 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। यही तारीख थी जब 3 दिन तक मुंबई सबसे बड़े आतंकी हमले से सिसकती रही। और यही तारीख थी जब पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाता, जब जिन्ना की नफरत वाले नासूर का हमेशा के लिए इलाज हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका खुलासा 12 साल बाद हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया है। बराक ओबामा ने जो बताया है उसके मुताबिक क्या 12 साल पहले ही पाकिस्तान पर बारूद बरसाया जा सकता था? क्या सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती थी? मुंबई हमले के बाद क्या सर्जिकल स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी पाकिस्तान के खिलाफ? लेकिन ऐसा अगर हो सकता था तो क्यों नहीं हुआ, यही बताया है ओबामा ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक किताब लिखी है। ओबामा की यह किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड के नाम से है। इसी किताब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। अपनी किताब में ओबामा लिखते हैं कि उन्हें डर था कि देश में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के असर से मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते बराक ओबामा 2 बार भारत आए। एक बार 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और दूसरी बार 2015 में जब पहली बार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ था।
ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में 768 पन्ने हैं। इनमें से करीब 1,500 शब्दों में भारत का जिक्र है। ओबामा ने 2010 में अपने भारत दौरे को लेकर विस्तार से लिखा है। अपनी किताब में बराक ओबामा ने उस दौर में भारत की राजनीति, विदेश नीति और कूटनीति को लेकर कई तरह के दावे किए हैं, लेकिन इनमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा मुंबई हमले को लेकर है। मुंबई पर हुए आतंकी हमले में शामिल 10 आतंकियों में से 9 को मौके पर ही मार गिराया गया था। एक जिंदा बचे आतंकी अजमल कसाब को भी बाद में फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन ओबामा ने जो नई जानकारी सामने रखी है, उसने भारत को दहशतगर्दी से मिले जख्म एक बार फिर हरे कर दिए हैं। 26 नवंबर 2008 को आखिर क्या हुआ था? 26 नवंबर 2008 की शाम 8 बजे पूरा अरब सागर चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। समंदर की लहरों के थपेड़ों के बीच एक बोट किनारे की तरफ बढ़ रही थी। नाव पर 10 हथियारबंद आतंकी मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 10 दहशतगर्द देश की आर्थिक राजधानी को 3 दिन के लिए बंधक बना लेंगे। 26 नवंबर 2008 रात 9:20। अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी। आतंकियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था। जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और सीएसटी से हुई थी। मुंबई में पहला आतंकी हमला हुआ था। सीएसटी स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। थोड़ी देर बाद एक एक कर कई जगह हमले हुए। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि हमला इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों से धमाकों और गोलीबारी की खबरें आने लगी थी। आधी रात होते होते मुंबई की फिजाओं में आतंक का असर नजर आने लगा था। सीएसटी स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबरॉय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और यहूदियों की आस्था के सेंटर छाबड़ हाउस को भी निशाना बनाया था। मुंबई की सड़कों पर जो दिख रहा था, उसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठी। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। गोलियों से छलनी लोगों के शव यहाँ वहाँ पड़े हुए थे। कोई तड़प रहा था, कोई असहाय आंखों से मदद की आस ताक रहा था। लोगों का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 26 विदेशी नागरिक शामिल थे। हमले में 300 लोग घायल भी हुए थे। हमले के वक्त आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से बात कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों ने बातचीत रिकॉर्ड की थी। लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी, अब्दुल रहमान मक्की समेत कई आतंकियों ने हमले की प्लानिंग की थी। सभी आतंकी हाफिज की लश्कर वाली जहरीली जमात से निकले थे। मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की मांग देश में जोर पकड़ चुकी थी। पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा था। पाकिस्तान को सबूत भी सौंपे गए, लेकिन पाकिस्तान ने कार्रवाई करने की जगह सिर्फ दिखावा किया। क्या पाकिस्तान को 12 साल पहले ही सबक सिखाया जा सकता था? मुंबई हमले के 9 साल बाद 27 नवंबर 2017 को पूर्व एयर चीफ मार्शल पली होमी मेजर ने खुलासा किया था कि 26/11 हमले के 2 दिन बाद सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की थी। इस मुलाकात का एजेंडा ये तय करना था कि मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को किस तरह जवाब दिया जाए। बताया जा रहा है कि पूर्व विदेश सचिव और एनएसए शिवशंकर मेनन पाकिस्तान पर तुरंत हमला करने के पक्ष में थे। सवाल यह है कि क्या फौज भी तैयार थी? The Indian Air Force has always had this plan ready that we should be able to strike day night, and we had the precision strike capability. It is a political decision. We look at ourselves as whether we are technically capable of doing it or not. And even in 2008, it was quite heavy in our favor.
So that time also, Indian Air Force had said that yes, we have the capability, and it's a political decision. They have to, the leadership, national leadership has to decide. At this time, the national leadership took that decision, and that's how the strike was carried out. छब्बीस 11 हमले के बाद बदले की कार्रवाई को लेकर सरकार में जबरदस्त उथल पुथल थी। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई ऑप्शन पर विचार किया गया था, जिसमें एलओसी के पार पीओके में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप तबाह करने पर भी चर्चा की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यही वजह है कि जिन्ना की नफरत वाली जहरीली जमात अब भी नासूर बनी हुई है। यही वजह है कि हाफिज और मसूद जैसे अजगरों के पाले पोसे सपोले अब भी वादी कश्मीर को बेगुनाहों के खून से लहू लुहान करते रहते हैं। इसे सियासी मजबूरी कहें या फिर तब के हालात, जाहिर है अगर मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ तो ये फैसला भी सोच समझकर ही लिया गया होगा। लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है। अब पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाता है जिसे वो बखूबी समझता है। अब हिंदुस्तान घर में घुसता भी है और मारता भी है, जिसकी बानगी दुनिया कई बार देख चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? आखिर कैसे देश के दुश्मनों को सबक सिखाया गया? कैसे आतंकी मुल्क पाकिस्तान घुटनों पर आया? इस रिपोर्ट में देखिए। हिंद की जमीन पर नापाक नजर टिकाने वालों को इसी तरह जवाब मिला था। सरहद पार के जल्लादों के बिलों पर बारूद ऐसे ही बरसा था। जब आधी रात को देश के शूरवीरों के शौर्य से दहशतगर्द सपोलों के बिल कब्रिस्तान में तब्दील हो गए थे। याद है ना आपको, जब पीओके में घुसकर हमारे जांबाजों ने पाकिस्तान के पाले जहरीले अजगरों का सर्वनाश किया था। एलओसी पार के कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक से मसूद अजहर के अजगरों के बिलों में इतना बारूद बरसा था। 8 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी हमले को अंजाम दिया था। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ। 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। यानी पाकिस्तान को उसकी करतूतों की सजा मिली, तुरंत मिली, लेकिन देश में सियासत हुई, सवाल पूछे गए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों को पुराने दिन याद दिलाते रहे। मैं उस कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले 26 नवंबर को आतंकवाद की इतनी बड़ी भयंकर घटना घटी, सारी दुनिया हिल गई थी और कांग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी। लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। 6 साल पहले दशकों के अंधेरों, अवरोधों और अक्षमताओं से संघर्ष करने की जो सार्थक मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू हुई थी, तब से लगातार देश में अनूठा और विलक्षण इतिहास बन रहा है। तारीख की तालीम से तजुर्बा लेकर वर्तमान की चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालते हुए आज देश दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क की हेकड़ी हवा हो चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? वो पाकिस्तान जो 7 दशक से दहशतगर्दी को पाल पोस रहा है, वो कट्टरवादी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, जो दहशतगर्दी की खेती की ही फसल काटते हैं और मक्कारी और नाटक दुनिया के सामने दिखाते हैं, उनकी अकल कैसे ठिकाने आई, ये कैसे किया गया, ये जानना भी जरूरी है। ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच, दूरदर्शिता और देश की हिफाजत के लिए प्रतिबद्धता ही थी, जिसकी बदौलत आज न सिर्फ देश की सरहदें महफूज हैं, बल्कि सरहद पर तैनात जवान भी दुनिया के आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं।
पिछले 6 साल के दौरान देश की सेना की ताकत कैसे बढ़ी, इसे सिलसिलेवार तरीके से जानिए। सबसे पहले बात राफेल फाइटर प्लेन की। साल 2016 में फ्रांस से 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल फाइटर प्लेन की डील की गई, जिनमें से 8 राफेल फाइटर जेट देश को मिल चुके हैं। बाकी के फाइटर प्लेन भी जल्द मिलेंगे। अब बात अपाचे हेलीकॉप्टर की। साल 2015 में अमेरिका से करीब 4,168 करोड़ रुपए का सौदा किया गया, जिसके तहत 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को सौंपने की डील हुई। 8 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर की भी डील की गई, जिसके तहत भारत को 15 चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका देने वाला था। इनमें से 4 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, सरहद की सुरक्षा के लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील साल 2018 में रूस के साथ 40,000 करोड़ रुपए में की गई। डील के तहत 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगले साल के आखिर तक भारत आ जाएंगे। आज हमारे पास अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें हैं। पूरी तरह स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ब्रह्मोस का रुआब तो दुनिया जानती है। आकाश जैसी मिसाइलें दुश्मन पर वज्र बनकर टूटती हैं। टैंक हैं, तोपें हैं और राफेल जैसे घातक फाइटर जेट हैं, जो पल भर में पाकिस्तान के साथ ही जिन्ना के मुल्क के माए बाप चीन को भी बर्बाद कर सकते हैं। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएगा। हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है, न टोक भी सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वही सच्चाई है। मौजूदा वक्त में दुश्मन की बर्बादी और तबाही का हर सामान हमारी फौज के पास है। ताकत है, काबिलियत है, पाकिस्तान पर चारों तरफ से बारूद बरसाने की कुव्वत है। और सबसे बड़ी बात, साहसिक फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री हैं, जिनका एहतराम पूरी दुनिया करती है। तो भला जिन्ना के वारिसों की औकात ही कितनी है। पाकिस्तान की जितनी भी बची खुची हैसियत है वो चीन की वजह से है। इसीलिए चीन को सबक सिखाना भी जरूरी था। वैसे गलवान और पेंगोंग में बार बार शिकस्त के बाद चीन को सबक मिल चुका है। वहीं आने वाले दिनों में भी चीनियों को चित करने की कैसे पूरी तैयारी है, आप खुद देखिए। बात की समझाया, ना माने तो मार कर भगाया। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान की सफेद रेत पर हमारे शूरवीरों के शौर्य के निशान चीनियों को मिली शिकस्त का किस्सा बयां कर रहे हैं। जिनपिंग के जल्लादों को यकीन न था, उम्मीद न थी कि पड़ोसियों की जमीन कुतरने वाले चीनी चूहों को इस बार दांत टूटने की सजा मिलेगी। अब बाजी पलट चुकी है, फैसला हो चुका है। चीन की अति का अंत होगा, जरूर होगा और होना भी चाहिए। इसलिए अब माओ के वारिसों को LAC ही नहीं, हर मोर्चे पर शिकस्त देने की कैसे तैयारी हो चुकी है, उसे ऐसे समझा जा सकता है। चीन की चालबाजियों को नाकाम करने के लिए लद्दाख में मोर्चा संभाले हमारे शूरवीरों के लिए मॉडर्न और कुदरत के हर सितम से महफूज रखने वाले घर बनाए गए हैं। नए हाउस बेहतर सुविधाओं से लैस हैं। बिल्कुल नई तकनीक से इन्हें तैयार किया गया है। इनमें बिजली, पानी, हीटिंग की फैसिलिटी मौजूद है। भीषण सर्दी के दौरान -50 डिग्री तापमान में भी ये घर गर्म रहते हैं। चीनी चांडाल मई के महीने से ही LAC पर साजिशों को अंजाम दे रहे थे। गर्मी और बरसात के बाद अब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने लगी है। अगले कुछ हफ्तों के दौरान कई फीट बर्फ गिरेगी। पारा -50 डिग्री तक चला जाएगा।
लिहाजा बेहद ठंडे मौसम में जवानों को कुदरत के जोर से महफूज रखने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। पिछले 2.5 महीने से एलएसी पर एक खामोशी है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को चीन को जो सबक सिखाया गया, उसके बाद चीनी अपने बिलों में दुबके हुए हैं। एलएसी एक सफेद बर्फ की चादर ओढ़ने लगी है, लेकिन चीनियों की जंग का जुनून अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसी वजह से चीन की तरफ से बारूदी साजिशें अभी भी जारी हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। ऐसा तब तक चलेगा जब तक माओ के मुल्क का नक्शा नहीं बदल जाता, जब तक बीजिंग पर बारूद नहीं बरसता, जब तक शंघाई के सियारों को सबसे बड़ा सबक नहीं मिल जाता। इसीलिए हमारे शूरवीर हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। लद्दाख में हमारे 50,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। चुशूल और पेंगोंग की सभी अहम चोटियों पर कब्जा है। एलएसी में फ्रंटलाइन पर टैंकों की तैनाती की गई है। इसीलिए चीनियों का हलक सूखा हुआ है। इसीलिए बीजिंग की प्रोपेगेंडा मशीनरी से तमाशे दिखाए जा रहे हैं। ये वीडियो चीन की फौज की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें एलएसी के करीब जिनपिंग के जल्लादों के लिए सर्दियों के इंतजाम मुकम्मल होने का दावा किया गया। लेकिन असलियत इससे अलग है। एलएसी पर बर्फबारी के बाद से ही चीनी चांडाल बिलों में दुबके हुए हैं। बर्फ चीनियों के सिर पर मौत बनकर टूट रही है। वहीं हमारे जवान चीनी चांडालों के साथ ही कुदरत से मुकाबला करना भी जानते हैं। इसीलिए लद्दाख की वादियों में कमर कस डटे हुए हमारे जवानों ने ठाना है, माओ के मुल्क की साजिशों का नामो निशान मिटाना है। प्लान रेडी है, तैयारी मुकम्मल है। अब तक जो होता आया है अब उससे अलग होगा, क्योंकि चीनियों को क्लियर मैसेज दे दिया गया है। अब अगर एलएसी क्रॉस करने की गुस्ताखी की तो ड्रैगन की संतानों के सिर पर बारूद बरसना तय है। करीब 1.5 महीने बाद 2020 का साल खत्म होने को है, लेकिन पिछले 11 महीने दुनिया भर में जितने उथल पुथल भरे रहे, कोरोना के कहर से लेकर सरहदों पर बरसते बारूद की जैसी त्रासदी का दृश्य दुनिया ने देखा, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दुनिया की बड़ी आबादी शायद ही 2020 को याद रखना चाहेगी, लेकिन चीन की करतूतें, साजिशें, फरेब और मक्कारी को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तय है कि चीन को उसकी करनी का सबक मिलेगा। भरोसा है कि उम्मीदों का सूरज फिर से फलक पर रोशन होगा। परवाह देश की में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाजत दें। नमस्कार।